हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 11th की हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की स्टडी करवाऊंगा, जो पूर्णतः कंप्लीट डिटेल में होगा। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबी बनने वाली है, लेकिन जो बच्चे इसको कंप्लीट समझना चाहते हैं वो इसको एंड तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। इस अनुभाग में हम प्रारंभिक समाजों से संबंधित दो विषयों के बारे में पढ़ेंगे। पहला विषय सुदूर अतीत, लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत के बारे में। उसमें आप यह पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम अफ्रीका में प्राणियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और पुरातत्व वैज्ञानिकों ने इतिहास के इन प्रारंभिक चरणों के बारे में हड्डियों, पत्थरों, औजारों के अवशेष की सहायता से कैसे अध्ययन किया है, किस प्रकार से उन्होंने इसकी डिटेल का पता लगाया है। जो अफ्रीका में पहले मनुष्य हुआ है, वहाँ की हम पहले हिस्ट्री स्टडी करेंगे। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने आरंभिक मानव के जीवन में पुनर्निर्माण करने के प्रयत्न किए हैं। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि वे कैसे घरों में रहते थे, कैसे शिकार करते थे, कैसे बीजों को इकट्ठा करना, जानवरों का शिकार करना, अपना भरण पोषण करना, उन्होंने आग का कब आविष्कार किया, ये सब हम इसमें डिटेल से स्टडी करेंगे। दूसरे विषय में कुछ प्रारंभिक नगरों मोसोपोटामिया जो वर्तमान में इराक है, के कुछ शहरों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार का व्यापार था, किस प्रकार की बस्तियाँ थी और वहाँ पर किस प्रकार के पुरोहित, राजा रानी और वहाँ का जीवन लोगों व्यक्तियों का किस प्रकार का था। ये पूरा इसमें हम कंप्लीटली स्टडी करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि लाखों वर्षों तक जंगल, गुफाओं अथवा काम चलाऊ घरों, आश्रमों और शैलों में इंसानों ने आगे चलकर गांव और शहरों में रहना कैसे आरंभ किया। बच्चों, ये घटना एक साथ नहीं घटी, धीरे धीरे से। जैसे पहले इंसान ने आग का आविष्कार किया, जो मांस वो कच्चा खाते थे उसको पकाकर खाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने पहिए का आविष्कार किया, जिससे आवागमन के साधन खुले, आना जाना आसान हो गया। इस प्रकार ये प्रोसेस जो है धीरे धीरे सालों दर साल चलती रही, जिससे के बाद काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद उन्होंने अपना जीवन स्थायी रूप से जीना आरंभ किया। धीरे धीरे उन्होंने विभिन्न पौधे की जानकारी प्राप्त की कि वे कहाँ उगते हैं, किस मौसम में उगते हैं, कि गेहूं कब उगती है, ज्वार कब उगती है, मटर कब उगता है। कृषि ही एक ऐसा सिस्टम था जिसके कारण जो मनुष्य था उसने स्थायी जीवन जीना आरंभ कर दिया। क्योंकि जो पहली फसल वो लगाता था उसको काटने के लिए उसे वेट करना पड़ता था। मान लीजिए उसने गेहूं की फसल उगाई और गेहूं जब तैयार होगी तब तक उसे उसी स्थान के आसपास रुकना पड़ेगा। इससे उसके जीवन में स्थायित्व आया, वरना वह एक खानाबदोश के तौर पर अपना जीवन जीते थे। ज्वार, बाजरा अफ्रीका में पैदा किया जाता था। उन्हीं दिनों लोगों ने भेड़, बकरी, सूअर, गधा जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। तब पौधे से निकलने वाले रेशों, रुई, पटसन और पशुओं पर उगने वाले रेशों जैसे ऊन आदि के कपड़े बुने जाने लगे। कुछ समय बाद, आज से लगभग 5000 साल पहले, ढोरों और गधों जैसे जानवरों को भी पालतू व गाड़ियों में जोता जाने लगा। इस घटना के फलस्वरूप और भी अनेक परिवर्तन हुए। जब लोग फसलें उगाने लगे तो उन्हें एक स्थान पर तब तक रहना पड़ता जब तक उनकी उगाई हुई फसल पक नहीं जाती। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसी बीच कुछ जन समुदायों ने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया। उन्होंने मिट्टी के बर्तनों का काम भी सीख लिया। अनाज और अन्य उपज इकट्ठी करने के लिए नए उगाए गए अनाजों को तरह तरह के भोजन बनाने के बर्तनों में इस्तेमाल किया जाने लगा। भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। बर्तनों का इस समय काफ़ी क्रेज बढ़ा। साथ ही पत्थर के औजार भी इस समय काफ़ी अधिक मात्रा में बनाए जाने लगे। हालांकि औजार बनाने के लिए पहले वाले तरीके भी चालू रहे,
पर कुछ औजार और उपकरणों की घिसाई की विशद प्रक्रिया के जरिए चिकना और पालिशदार बनाया जाने लगा, जैसे अनाज की पिसाई, सफाई करने के लिए ओखली, मूसल और पत्थर की कुल्हाड़ी, कसियां और फावड़ा जिनमें जुताई के लिए भूमि साफ की जाती थी और बीज बोने के लिए खुदाई की जाती थी। कुछ इलाकों में तांबा और टीन जैसी धातुओं के खनिज का उपयोग करना भी सीख लिया। कुछ जो एरिया थे वहाँ पर तांबा और टीन जैसी धातुओं का भी उपयोग होने लगा था। आगे चलकर धातुओं के गहने और औजार बनने का रास्ता खुल गया। दूरस्थ स्थानों पर समुद्रों से उत्पन्न होने वाले कुछ अन्य प्रकार की चीज़ों के बारे में भी जानकारी बढ़ती जा रही थी। ये चीज़ें थी लकड़ी, पत्थर, हीरे जवाहरात, धातुएं, सीपियाँ, ज्वालामुखी का पका हुआ लावा। स्पष्टतः लोग इन चीज़ों और इनके बारे में अपनी जानकारी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे और उनका प्रसार करते थे कि वहाँ पर ये चीज़ मिलती है, वहाँ पर मोती मिलते हैं, हीरे मिलते हैं। जो व्यापारी लोग थे वे इसका प्रचार करते थे कि हम अगली बार आपको इससे अच्छी चीज़ ला कर देंगे। इस प्रकार जो था इनका क्रेज़ बढ़ता चला गया। इस प्रकार व्यापार में वृद्धि होती गई, गांवों और कस्बों का विकास होता गया और लोगों का आवागमन बढ़ा, आना जाना उनका बढ़ने लगा, जिसके फलस्वरूप पुराने छोटे छोटे जन समुदायों के स्थान पर छोटे छोटे राज्य विकसित हो गए। पहले गांव थे, अब वो गांव से राज्य में बदलते चले गए। लेकिन जब शहर स्थापित हो गए और उनका विकास होने लगा तो इन परिवर्तनों की रफ्तार भी तेज हो गई। इसके अलावा इन परिवर्तनों के दूरगामी परिणाम भी निकले। कुछ विद्वानों ने तो इसे क्रांति कहकर पुकारा, क्योंकि लोगों के जीवन में संभवतः इतना अधिक परिवर्तन आ गया था कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया। जब आप आरंभिक इतिहास के इन दोनों विपरीत विषयों का अन्वेषण करें तो आप इन निरंतरताओं और परिवर्तनों का अवश्य अवलोकन करें। हमें यह भी याद है कि हमने प्रारंभिक समाजों में से कुछ ही उदाहरण के तौर पर विस्तृत अध्ययन किए हैं। काल क्रम एक 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक का हम यहाँ पर जो है इसको स्टडी करने वाले हैं। यह कालक्रम मानव के उदय, पौधे और पशुओं के बसने की प्रक्रिया के बारे में प्रकाश डालता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रौद्योगिक विकासों जैसे आग का आविष्कार, धातुओं का प्रयोग, हल द्वारा खेती, पहिए, चाक का प्रयोग की जानकारी मिलती है। इस प्रक्रिया में नगरों का आविर्भाव और लेखन में प्रयोग के बारे में बताया गया है। आपको यहाँ पर कुछ प्राचीनतम साम्राज्यों का उल्लेख मिलेगा जिनकी विषय वस्तु विस्तार से कालक्रम में दी गई है। यहाँ पर कुछ डिटेल दी गई है कि किस समय में क्या क्या घटनाएं घटी हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है डेट मेंशन की गई है कि किस समय में 6 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपैथिकल के जीवांश मिले हैं और अग्नि के साक्ष्य भी इतने साल पहले हमें। ये अफ्रीका की बात कर रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, ये अफ्रीका की बात हो रही है। यहाँ पे यूरोप की बात होगी, ये यूरोप है और यहाँ पर हमने अफ्रीका की बात की है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य 4 लाख वर्ष पूर्व मिले हैं। और इसी प्रकार अफ्रीका में गुफाओं में चित्रकारी मिली है। 6 से 7 हजार वर्ष के बीच में पशुओं और कुत्तों को पालतू बनाया गया अफ्रीका में, और 6000 से 5000 के बीच में गेहूं और जौ की खेती दिखाई गई है यूनान में। उसके बाद 1500 से 1400 के बीच में कांच की बोतलों का प्रयोग हुआ मिस्र में। 1100 से 1000 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं बच्चों, लोहे का प्रयोग हुआ। 800 से 700 ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग सूडान में हुआ और वहाँ पर प्रथम ओलंपिक खेल यूनान में 776 ईस्वी में ईसा पूर्व में खेले गए थे। प्रथम ओलंपिक खेलों की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। 500 से 400 ईसा पूर्व फारसियों का मिस्र पर आक्रमण हुआ था।
इस प्रकार ये आपकी बुक में कुछ टेबल्स दी गई हैं, आपको इनको देखना जरूर है पूरे ध्यान से, क्योंकि इसमें से आपके पास कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर निकल कर आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर एशिया और दक्षिण एशिया की बात की गई है। एशिया और दक्षिण एशिया में कब आग का आविष्कार हुआ, कहाँ कहाँ हमें क्या क्या प्रमाण मिले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व। भीमबेटका के जो चित्र हैं, मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका गुफाएं हैं, वहाँ के चित्र 30 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच के हैं। 8 से 7,000 ईसा पूर्व में भेड़ और बकरियों को एशिया में पालतू बनाया जा चुका था। इसी प्रकार 4,000 से 3,000 ईसा पूर्व कुम्हार ने चाक का प्रयोग किया, यातायात के पहिए का प्रयोग हुआ। बच्चों, ये जो सन है ये एस्टीमेट दिए गए हैं कि 3 से 4,000 ईसा पूर्व के बीच तांबे का प्रयोग हुआ, क्योंकि वहाँ से जो तांबे के अवशेष मिले हैं वो इतने पुराने हैं। इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितने, एस्टीमेट है कि उस समय के आसपास के वो प्रयोग रहे हैं। 1500 से 1400 ईसा पूर्व के बीच में ऋग्वेद की रचना की गई थी और 400 से 300 ईसा के पूर्व के बीच में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो गई थी 321 ईसा पूर्व। हाँ, यहाँ से हम मान सकते हैं कि ऋग्वेद के बाद रिटन डॉक्यूमेंट मिलने आरंभ हो गए थे और उनके जो टाइम पीरियड हैं वो लगभग सटीक हैं। जैसे मौर्य साम्राज्य की हम बात कर लें तो मौर्य साम्राज्य में कौटिल्य की अर्थशास्त्र इस बात का प्रमाण है कि उस समय 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी जा चुकी थी। आगे स्टडी करते हैं बच्चों। इसी प्रकार अब अगली टेबल जो दी गई है वो अमेरिका के बारे में दी गई है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार का प्रोसेस था। यहाँ पे अमेरिका और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की कपास की खेती कब की गई, वहाँ पर प्रमाण कुछ कम मिले हैं, इसलिए इस टेबल में इतना ही दिया गया है। आगे चर्चा करते हैं कि समय की शुरुआत, जो समय की शुरुआत थी वो किस प्रकार हुई है। इस अध्याय में इस बात की चर्चा करेंगे कि मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। आपने ऊपर स्टडी किया कि मनुष्य करोड़ों साल से पृथ्वी पर रह रहा है। वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए, जिन्होंने लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास के लंबे अरसे के दौरान लोग एक दूसरों द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे। प्राणियों के शरीर से मांस निकालकर जानवरों का शिकार करके पेड़ पौधों से कंदमूल, फल, बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों के औजार बनाए और आपस में बातचीत करना सीख लिया। हालांकि आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाने के लिए कई तरीके अपना लिए, पर शिकार और संग्रहण करने यानी इधर उधर से खाने की चीज़ें तलाशने और बटोरने का तरीका भी चलता रहा। आज भी दुनिया के कुछ भागों में शिकारी संग्राहक समाज है जो शिकार और संग्रहण से अपना जीवन यापन करता है। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवांशों, पत्थर के औजार और गुफाओं के चित्रों के द्वारा मिलती है। इनमें से प्रत्येक का अपना इतिहास है। जब ऐसी खोजें सर्वप्रथम की गई, अधिकांश विद्वानों ने मानने से इनकार कर दिया कि ये जीवांश प्रारंभिक मानव के हैं। उन्हें आदिकाल मानव द्वारा पत्थर के औजार या रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में शक था। एक अरसे के बाद इन जीवांश, औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ, इस बात के साक्ष्य हमें मिल जाते हैं। प्रजातियों के जीवांशों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी हैं। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया। जीवांश की तिथियों का निर्धारण प्रत्येक रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों या तल छट्टों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया गया है जिनमें वे दबे हुए पाए जाते हैं।
जब एक बार जीवांश की तिथि यानी काल का पता चल जाता है तब मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कठिन नहीं रहता। लगभग 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम जब ऐसी खोजें की गई तो विद्वान यह मानने को तैयार नहीं थे कि खुदाई में मिले जीवांश और पत्थर के औजार तथा चित्रकारियों जैसी अन्य चीज़ें वास्तव में मनुष्य के आदिकालीन रूपों से संबंध रखती हैं। विद्वानों की यह हिचकिचाहट आमतौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में अभियुक्त धारणा पर आधारित है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया। विद्वानों की ऐसी हिचकिचाहट का एक उदाहरण 1856 ईस्वी में जब मजदूर नियंडर घाटी में चूने के पत्थरों की खुदाई कर रहे थे तो उन्हें खोपड़ी और अस्थिपिंजर के कुछ टुकड़े मिले। ये चीज़ें एक स्थानीय स्कूल शिक्षक कार्ल फुलरोट को सौंप दी गई, जो एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे। जांच के बाद उन्होंने पाया कि खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं थी। फिर उन्होंने प्लास्टर से उस खोपड़ी का ढांचा बनाया और उसे बॉन विश्वविद्यालय में शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर हरमन शोफोसन के पास भेजा। अगले ही वर्ष उन्होंने मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्हें दावा किया कि यह खोपड़ी एक ऐसे मानव की है जो अस्तित्व में नहीं है, कि जो मनुष्य प्रजाति अब नहीं है, वो ऐसे मनुष्य की खोपड़ी है। और उनके इस दावे को स्वीकार नहीं किया गया और यह घोषित कर दिया कि खोपड़ी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत बाद के समय में हुआ था। मनुष्य के क्रमिक विकास के अध्ययन में युगांतरकारी घटना 24 नवंबर 1859 को तब घटी जब मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक ऑन द ओरिजिनल, बच्चों एक खास बात है, ऑन द ओरिजिनल स्पीसीज प्रकाशित हुई। उस पुस्तक में प्रथम संस्करण में 1250 प्रतियां उनकी एक दिन के हाथ ही बिक गई। डार्विन ने इस पुस्तक में दलील दी कि मानव बहुत समय पहले जानवर के ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है, कि मनुष्य जो है वो जानवर जो हैं उसके पूर्वज हैं और उनसे उसका विकास होता आया है। इस प्रकार की उन्होंने दलील दी। यहाँ पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं जो अलग अलग समय पर पाए गए और उनकी खोपड़ियों का अध्ययन करके ये डिटेल दी गई कि ये किस टाइप के मनुष्यों के हैं। मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व तक खोजा जा सकता है। कभी कभी हमारे लिए इतने लंबे अरसे के विस्तार की कल्पना करना कठिन हो जाता है। यहाँ पर डिटेल दी गई है कि किस प्रकार हमें मनुष्यों की खोपड़ियाँ मिली हैं और हम उनका अध्ययन किस प्रकार करते हैं। यहाँ पर ये इतिहासकारों ने यह साबित करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो मनुष्य है उसके पूर्वज वानर थे या जानवरों से ही मनुष्य का जन्म हुआ है। होमोनिड वर्ग होमोनिड उपसमूह में विकसित हुए, उनमें अनेक समानताएं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी हैं। होमोनाइडों का मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में छोटा होता है। वे चौपाई होते हैं यदि चारों पैरों से चलते हैं, लेकिन उनका शरीर का अगला हिस्सा और अगले पैर दोनों लचकदार होते हैं। इसके विपरीत होमोनिड सीधे खड़े होकर दो पैरों पर चलते हैं। उनके हाथ विशेष किस्म के होते हैं। दो प्रकार के साक्ष्यों से यह पता चलता है कि होमोनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ। पहला तो यह है कि अफ्रीकी वानरों का एक समूह होमोनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा है। दूसरा, सबसे प्राचीन होमोनिड जीवांश जो ऑस्ट्रेलियोपैथिक वंश के हैं पूर्वी अफ्रीका में पाए गए और उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले माना जाता है। यहाँ पर आकृतियाँ दिखाई गई हैं, पहले जो वानरों की आकृतियाँ हैं और फिर मनुष्य की आकृति दिखाई गई है कि किस प्रकार मनुष्य के जो वानर थे उनके शरीर में परिवर्तन होते गए और धीरे धीरे उन परिवर्तनों ने मनुष्य के रूप ले लिया। होमोनिड होमिनिड नामक परिवार के सदस्य थे। इस परिवार के सभी रूपों में मानव प्राणी शामिल हैं। होमोनिड समूह की अनेक विशेषताएं हैं। मस्तिष्क का बड़ा आकार, पैरों के बल सीधे खड़ा होना, दो पैरों पर चलना, इस प्रकार ये कुछ क्वालिटीज़ बताई गई हैं जो वहाँ पर पाई जाने वाली एक प्रजाति के बारे में है कि वो भी दो पैरों पर चलती है। दरअसल में इन प्रजातियों का वैज्ञानिक द्वारा जो नाम दिए गए हैं वे सभी लैटिन भाषा के शब्द हैं और यूनानी भाषा के शब्द हैं।
यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आग रूप में उसकी एप वानर अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहे, जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क इत्यादि। ये जो एक घाटी दिखाई गई है यह अफ्रीका की ओल्ड वर्च गोर्ज रिफ्ट घाटी का है, जो उन इलाकों में है जहां आदिकाल में मनुष्य था उसके अवशेष यहां से मिले हैं, जो एक सर्च प्लेस है। कालांतर में जब औजार बनने और लंबी दूरी तक पैदल चलने की प्रक्रिया में बढ़ोतरी हो गई, तब मानवीय विशिष्टताओं तथा लक्षणों का विकास भी हो गया। आदिकालीन मानवों के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया। इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचनाओं के आधार पर एक दूसरे से अलग किया गया। जो भी अवशेष मिले हैं उन्हें अलग अलग उनकी रिसर्च की गई और उसके आधार पर ही इनको प्रजातियों में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर ये दिखाया गया है इस टेबल में कि उदाहरण के लिए दो पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण हाथ बच्चों या चीज़ों को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गए, जिससे हाथों का इस्तेमाल बढ़ने लगा। त्यों तो दो पैरों पर खड़ा होने की चलने की कुशलता भी बढ़ने लगी। इतिहासकार कहना चाहते हैं कि पैरों पर खड़ा होना मनुष्य की एक डेली रूटीन की, जब वो वानर थे तब उनकी डेली रूटीन की प्रैक्टिस के कारण वो एक लंबे समय के अंतराल के बाद कन्वर्ट होते चले गए। लेकिन दौड़ते समय यह लाभ उल्टा हो गया। लतोली तजामिया में मिले होमिनिड के पद चिन्हों के जीवांशों और हादार इथोपिया से मिली हड्डियों के जीवांशों से यह पता चलता है कि मानव दो पैर पर चलने लग गया था। लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमछंद्र से जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए तो जलवायु और वनस्पतियों की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए। कहीं वर्षा अधिक होने लगी, कहीं जंगल कम हो गए, कहीं घास के मैदान उगने लगे। होमो लातीनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। यद्यपि ऐसे पुरुष और स्त्री दोनों शामिल है, वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा और इन प्रजातियों को उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग नाम दिए हैं। होमो होबिलिन का जीवांश इथोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्वुर्ज गोर्ज से प्राप्त हैं। कुब्रीफोरा और पश्चिमी तुर्काना, केन्या, संगीरन, जावा एशिया में पाए जाने जीवांश अफ्रीका में पाए जाने वालों की तुलना में अलग हैं। इसलिए यह अधिक संभव है कि होमोनिड पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिण और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वोत्तर एशिया में चले गए थे। ये प्रजातियां लगभग 10 लाख वर्ष पहले जीवित रही। यहाँ पर यह बताया गया है कि जब मनुष्य दो पैरों पर उसने चलना शुरू कर दिया तो उसके समय में क्या क्या कंडीशन थी। कुछ दृष्टांत में जीवांशों का नामकरण उन उपकरणों के आधार पर किया गया जहां उस विशेष प्रकार के जीवांश सर्वप्रथम मिले हैं। जैसे कि जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में पाए गए जीवांशों को होमोलाइड बर्गेट्स कहा गया, जबकि नीडर घाटी में पाए गए जीवांशों को होमोड नीलेथिस श्रेणी में रखा गया। जहां से जीवांश मिलते थे उनको उसी नाम से वो संबोधित करने लग गए। जीवांश का मतलब होता है कि हड्डियों, मांसपेशियों, हड्डियों के टुकड़े, और क्योंकि बच्चों इतने लंबे समय के बाद इंसान के किसी भी शरीर का हिस्सा कुछ नहीं बचता है। अस्थि जो सिर्फ केवल हड्डियों के कुछ अवशेष बच जाते हैं, खोपड़ी वगैरह के, जिसके आधार पर यह सब जो उन्हें हम जीवांश बोल देते हैं, उसके आधार पर ही हम यह पता लगाते हैं कि ये कितने पुराने समय के रहे हैं। आधुनिक मानव का जन्म कहाँ हुआ इस बारे में तो बहुत ही सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन आधुनिक मानव ने सर्वत्र शारीरिक और जननिक यानी उत्पत्ति मूलक समरूपता पाई जाती है। ऐसे लोगों का यह तर्क देते हैं कि इसमें अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में उत्पन्न हुए, वहीं से अन्य स्थानों को गए। सबसे पहले ये माना जाता है कि अफ्रीका में जीवन चला, उसके बाद लोग जो मनुष्य था इधर उधर भ्रमण करने लगा। आदिकालीन मानव भोजन प्राप्त करने के तरीके कि जो पहला मनुष्य था वो किस प्रकार से भोजन को प्राप्त करता था, यहाँ पर ये स्टडी करेंगे। हम आदिमानव के अस्थिपिंजर के अवशेषों के संबंधित साक्ष्य पर विचार कर रहे हैं और देखते हैं कि महाद्वीप के आर पार लोगों के आवागमन के इतिहास को पुनर्निर्मित करने के लिए इन अवशेषों का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है।
आदिकालीन मानव कई तरीके से अपना भोजन जुटाते थे, संग्रहण करके, शिकार, अपमार्जन और मछली पकड़ना, खाद्य पदार्थ जैसे बीज, गुठलियाँ, बेर, कंद मूल इत्यादि को के माध्यम से वह अपना भोजन ग्रहण करते थे। हाल ही में वर्षों में शिकार शब्द विद्वानों के लिए चर्चा का विषय बना रहा। अब आध्यात्मिक रूप से यह सुझाव दिया जाने लगा कि आदिकालीन होमिनिड अपमार्जन या रसदखोरी के द्वारा उन जीवों की लाशों से मांस मंजा खुर्च कर निकालने लगे जो जानवर अपना आप मर जाते या किन्हीं इंसेक्ट जानवरों द्वारा मार दिए जाते। यहाँ पर यह कहा गया है कि वो पहले शिकार नहीं करते थे, सिर्फ मरे हुए जानवरों को ही खाते थे। योजनाबद्ध तरीके के शिकार करने के साक्ष्य कुछ यूरोपीय क्षेत्र में मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व मानव ने कुछ ऐसे स्थल जैसे कि नदी के पास दोलनी वेस्तोनाइस, जो मैप में दिखाया गया है आप देख सकते हैं, को सोच समझकर शिकार के लिए चुना गया। रेडियन और घोड़ा जैसे स्थान बदलने वाले जानवरों के झुंड पतझड़ और बसंत के मौसम में संभवतः उस नदी के पार जाते और तब उनका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता। इन स्थलों का चुनाव इस बात का द्योतक है कि लोग जानवरों की आवाजाही के बारे में और उन्हें जल्दी से बड़ी संख्या में मारने के तरीकों के बारे में जानते थे। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो शिकार करने में एक्सपर्ट थे। प्रारंभिक मानव पेड़ से गुफाओं तथा खुले स्थानों पर आवास। प्रारंभिक मानव के रहन सहन के बारे में उपलब्ध साक्ष्य पुनर्निर्माण करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आपको ज़्यादा सुनिश्चित आधार पाते हैं। उपलब्ध साक्ष्यों का पुनर्निर्माण करने का तरीका है कि उनके द्वारा निर्मित शिला कृतियों के फैलाव की जांच की जाए। ये आप देख रहे हैं जो मिले हैं, ये अवशेष हैं पत्थरों के, जो उस समय के जब वो पत्थरों से शिकार करते थे। ये उत्खनन स्थल है जहाँ पर खननकर्ता लुइस लीकी और मैरी ने इनको इकट्ठा किया हुआ है। यहाँ यह भी याद रखना जरूरी है कि एक ही क्षेत्र में होमिनिड अन्य प्रमोटों और मांस भक्षियों के साथ निवास भी करते थे। ये एक प्रोसेस दिखाया गया है कि पेड़ों के आसपास हड्डियों के और अन्य अवशेष जो मिले हैं। इतिहासकारों को कुछ अन्य साक्ष्य भी मिले हैं कि 12x4 मीटर के आकार के कुछ निवास मिले हैं, छोटे छोटे, जहां पर 2 चूल्हे, काष्ठ पक्षियों के अंडे, मीठे जल की मछलियां के साक्ष्य मिले हैं। और ये दक्षिण अफ्रीका और केन्या से मिले हैं। पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी, जली हुई हड्डियों के टुकड़े जो 14 लाख से 10 लाख पुराने प्रूव हुए हैं, वो यहाँ पर पाए गए हैं। प्रारंभिक मानव औजारों का निर्माण, कि पहले जो मनुष्य था वो किस प्रकार औजारों का निर्माण करता था। प्रारंभिक सर्वप्रथम औजारों का इस्तेमाल और औजार बनाने की क्रिया मानव तक सीमित नहीं थी। पक्षी भी कुछ ऐसी चीज़ें बनने के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें भोजन प्राप्त करने, अपने आप को स्वच्छ और स्वस्थ रखने का संघर्ष बताती हैं। मनुष्य के औजार बनाने के लिए विशेषताएं हैं जो वानरों में नहीं पाई जाती, कि मनुष्य का औजार बनाने का तरीका वानरों से अलग है। औजार जो मिले हैं उनसे यह पता चलता है कि उनको स्त्री और पुरुष दोनों ने मिलकर बनाया है। पत्थर के औजार हैं कि संभवतः है स्त्रियां अपने बच्चों को भोजन प्राप्त करने के लिए खुद खास औजार बनाती थी। लगभग 35,000 वर्ष पहले जानवरों को मारने के तरीकों में भी सुधार हो चुका था। उन्हें सुखाकर हल्का सेकते हुए सुरक्षित रख लिया जाता था और बाद में पकाकर उनको खाया जाता था। कुछ इस प्रकार की रिकॉर्ड्स जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। ये तरीका बताया गया है कि किस प्रकार जो पत्थरों की सहायता से ही पत्थरों को घिसाकर औजार बनाया जाता था। संप्रेषण एवं संचार के माध्यम, भाषा के विकास पर कई प्रकार के मत हैं। होमिनिड भाषा में हाथों का संचालन, हिलना शामिल है। मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आह्वान या बुलाओं की प्रक्रिया से हुआ, जैसा कि नर वानरों में देखा जाता है कि वो आवाज़ से इशारे करते थे और अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ निकालकर एक दूसरे को
संकेत देते थे। उच्चारित यानी बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई? वो पहले इस प्रकार, जैसे जो जंगली लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे को इशारों से संकेत करते हैं, तो वो जंगली ही उस समय मनुष्य थे। और अभी भी कुछ जंगलों में इस प्रकार के जो हैं मानव पाए जाते हैं जो शिकार करते हैं और इशारों से ही वह संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। आटामारा की गुफा के चित्र हैं। आटिमारा स्पेन में स्थित एक गुफा है। यहाँ पर एक गुफा की डिटेल दी गई है स्पेन की, कि आटिमारा की छत पर एक चित्रकारी बनी हुई है, जो आप जो देख सकते हैं एक बैल की आकृति है। सौतुल्ला का ध्यान उसकी बेटी मारिया द्वारा नवंबर 1879 में दिलाया गया। मार्सिलो एक स्थानीय भूस्वामी तथा शौकीन पुरातत्वविद थे और उनकी नन्ही सी लड़की गुफा में इधर उधर दौड़ रही थी, जबकि उसके पिता गुफा के फर्श पर खुदाई कर रहे थे। अचानक मारिया की नज़र छत पर चित्रकारी पर पड़ी। वह तुरंत चिल्लाई, पापा बैल। एक बार तो उसके पिता ने अनदेखा कर दिया, परंतु तुरंत उन्हें एहसास हुआ कि छत पर कोई चित्रकारी है। तो फिर उनका मन उमंग से भर गया और उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की, लेकिन 2 दशकों तक उसकी खोज से निष्कर्षों को यूरोपीय पुरातत्वविद ने इस अधिकार पर स्वीकार नहीं किया कि ये चित्रकारियाँ इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि उतनी प्राचीन नहीं हो सकती। जो आप ये चित्र देख रहे हैं, इसको अस्वीकार इसलिए कर दिया गया कि जिस केमिकल से इसको बनाया गया, जिस कलर से इसको बनाया गया, वो कलर इतना अच्छा था कि इसकी चमक कम नहीं हुई और पुरातत्व यह डिसाइड नहीं कर सके कि ये काफ़ी पुरानी चित्रकारी है या अभी लेटेस्ट है, इसलिए उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। इसी प्रकार फ्रांस में स्थित लेस काव्स और शोवे की गुफाओं और स्पेन में स्थित अल्टीमारा की गुफाओं में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियां हैं। इन चित्रों में पर जितने उत्तर नहीं दिए गए, उनमें कहीं अधिक प्रश्न हैं। उदाहरण स्वरूप, इन गुफाओं के कुछ हिस्सों में चित्र क्यों हैं जबकि अन्य हिस्सों में क्यों नहीं हैं? कुछ खास जानवरों के ही चित्र क्यों हैं, दूसरे जानवरों के क्यों नहीं हैं? पुरुषों को अकेले अलग अलग और समूह में चित्रित किया गया, जबकि स्त्रियों को केवल समूह में ही दिखाया गया है। केवल पुरुषों को ही जानवरों के साथ चित्रित किया गया है, स्त्रियों को कभी नहीं किया गया। क्यों? जानवरों के समूहों को गुफाओं से उन भागों में क्यों चित्रित किया गया? इस प्रकार इसमें कंट्राडिक्शन है कि चित्र अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार से पाए गए हैं। शायद चित्रकारी इसलिए की जाती थी कि ऐसी रस्म अदा करने से शिकार करने में सफलता मिले। दूसरा स्पष्टीकरण यह दिया जाता है कि शायद ये गुफाएं संगम स्थल की थी, जहां लोगों को छोटे छोटे समूह इकट्ठे मिलते थे और सामूहिक क्रियाकलाप करते थे। कि किसी फंक्शंस की ये फ़ोटो हो सकती हैं जो चित्रकारी बनाई गई है, वो किसी शादी में किसी अन्य फंक्शन में इकट्ठा हुए और किसी ने उसकी चित्रकारी बनाई हो। अफ्रीका में शिकारी संग्रहों के साथ प्रारंभिक संपर्क। अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले कुंगसेन नाम के एक शिकारी संग्रह समाज के साथ 1870 में एक अफ्रीकी पशुचारक समूह के एक सदस्य का पहली बार संपर्क हुआ। उस व्यक्ति ने इस मुलाकात के बारे में निम्नलिखित विवरण दिए हैं। सर्वप्रथम जब हम इस इलाके में आए तो हमने देखा कि वहाँ बालू की सतह पर अजीब किस्म के पैरों के निशान थे। हमने आश्चर्यचकित होकर सोचा कि ये लोग कैसे होंगे, ये लोग हमसे बहुत घबराते हैं और जब कभी हम उनके पास जाते तो भागकर कहीं छिप जाते। हमें उन गांव मिले, लेकिन उन्हें हमेशा सुनसान पाया, क्योंकि जब वे अजनबी लोगों को देखते तो इधर इधर झाड़ियों में छिप जाते। हमने मन ही मन कहा, अरे यह तो अच्छी बात है, ये लोग हमसे डरते हैं, वे कमज़ोर हैं और हम आसानी से उन पर शासन कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर एक अन्य उदाहरण दिया गया है हाजदा समूह का, जिसे आप रीड कर सकते हैं कि हाजदा समूह किस प्रकार का था। शिकारी संग्राहक समाज वर्तमान से अतीत की ओर जैसे जैसे मानव वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों के माध्यम से आज के शिकारी संग्राहकों के बारे में ज्ञान बढ़ा, हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि वर्तमान शिकारी संग्राहक समाज के बारे में उपयोग सुदूर अतीत के पुनर्निर्मित करने कैसे किया जाए। इस मुद्दे पर इस समय 2 परस्पर विरोधी विचारधाराएं चल रही हैं। एक और विद्वानों का ऐसा वर्ग है जिन्होंने आज के शिकारी संग्राहक समाज से प्राप्त विशिष्ट तथ्यों और आंकड़ों का सीधे अतीत के पुरातत्वीय अवशेषों की व्याख्या करने के लिए उपयोग कर लिया है। उदाहरण के लिए कुछ पुरातत्वियों का कहना है कि 20 लाख साल पहले होमोनिड स्थल जो तुर्काना झील के किनारे था, संभवतः आदिकाल मानव के शिविर व निवास स्थान थे,
जहाँ वे सूखे में मौसम में आकर रहते थे। ऐसी ही पत्ती वर्तमान हजदा और कुंगसेन समाजों में पाई जाती है। दूसरी ओर कुछ विद्वानों का मानना है कि जो यह महसूस करते हैं कि संजाति वृत्त संबंधी तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग अतीत के समाजों को समझने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। उदाहरण के लिए आज के शिकारी संग्राहक समाज शिकार और संग्रहण के साथ साथ कई आर्थिक क्रियाकलापों में भी लगे रहते हैं, जैसे जंगलों में पाई जाने छोटी छोटी चीज़ों का विनय और व्यापार करना। एक अन्य समस्या यह है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों में आपस में बहुत ही भिन्नताएं हैं। कई मुद्दों पर तो परस्पर विरोधी तथ्य दिखते हैं, जैसे सब समाज शिकार और संग्रहण को अलग अलग महत्व देते हैं। उनके आकार भिन्न भिन्न यानी छोटे बड़े होते हैं और उनकी गतिविधियों में भी अंतर पाया जाता है। भोजन प्राप्त करने के मामले में श्रम विभाजन को लेकर भी आम सहमति नहीं है। यद्यपि आज भी अधिकतर स्त्रियां ही खाने की सामग्री जुटाने का काम करती हैं और पुरुष शिकार करते हैं, लेकिन ऐसे समाजों के भी उदाहरण मिलते हैं जहां स्त्री और पुरुष दोनों ही मिलकर शिकार करते हैं और संग्रहण करते हैं। यद्यपि इन समाजों के अंदर कुछ अंतर है, वर्तमान स्थिति ऐसी होने पर अतीत से कोई निष्कर्ष निकालना काफ़ी कठिन है। उपसंहार: लाखों साल पहले तक मानव जंगली जानवरों का शिकार करके जंगली पेड़ पौधों को इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करते रहे। फिर 10,000 से 4500 वर्ष तक दुनिया में भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों ने कुछ जंगली पौधों को अपने उपयोग के लिए उगाना, जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। इसके फलस्वरूप खेती और पशुचारण कार्य उनकी जीवन पद्धति के अंग बन गए। इधर उधर बिखरे हुए खाद्य पदार्थों को बटोरकर खाने की बजाय उन्हें खेती के जरिए स्वयं उपजा कर प्राप्त करना मानव इतिहास की युगांतकारी घटना है। कि जो एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट हुआ वो मनुष्य की सबसे बड़ी सक्सेस थी, क्योंकि एग्रीकल्चर ने उसके जीवन को स्थायित्व दे दिया था। इसलिए वहाँ भोजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ने लगा। संभवतः इसी कारण से कुछ खास किस्म के पौधों को उगाने, जानवरों को पालने की प्रक्रिया चालू हो गई। इससे स्पष्ट होता है कि जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या का दबाव, कुछ खास किस्म के पौधों, गेहूँ, चावल, मोठ, बाजरा आदि और जानवरों की जानकारी और उस पर मनुष्य की निर्भरता जैसे अनेक कारकों ने मिलकर ऐसे परिवर्तन लाने में भूमिका अदा की, जिससे मनुष्य के जीवन में स्थायित्व आया है। 1000 साल पहले खेती पशुचारण प्रारंभ हुआ। यह फाल्टाइकृष्ट यानी उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र मध्य सागर के तट से लेकर ईरान के जोग्रास पर्वतमाला तक फैला हुआ था। खेती की प्रथा चालू हो जाने से लोगों ने एक स्थान पर लंबे समय तक टिकना शुरू कर दिया। इस प्रकार गारे, कच्ची ईंटें, पत्थरों में भी स्थायी घर बनाने जाने लगे। ये पुरातत्व को ज्ञात प्राचीनतम गांव से लगता है। इससे हमें ये कन्फर्म हो जाता है कि जैसे ही एग्रीकल्चर आई तो मनुष्य के जीवन में काफ़ी लंबे समय के लिए स्थायित्व आ गया और वह एक स्थान पर टिककर अपना जीवन यापन करने लगा। लेकिन उससे पहले वो एक स्थान पर नहीं टिक पाता था। तो यह आपका लगभग लेसन कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको इसमें कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बच्चों, हर प्रकार के अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।